मारूफ शायर मुनव्वर राना के घर पर आधी रात के बाद तकरीबन 1:30 बजे पुलिस ने दबिश दी और बगैर बताए हुए घर में दाखिल हो गए। पुलिस की अचानक छापेमारी से घर की खवातीन परेशान हो गई। पुलिस एहलकारों के साथ खवातीन कांस्टेबल भी नहीं थी। मुनव्वर राना की बेटी और नवासी के साथ बदकलामी की और इनके मोबाइल छीन लिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मुनव्वर राना बीमार चल रहे हैं। 2 रोज कबल रायबरेली में मुनव्वर राना के बेटे तबरेज़ राना पर जानलेवा हमला हुआ था। इस फायरिंग में तबरेज़ राना बाल बाल बचे थे। राणा के घर पर देर रात दबिश दी थी पुलिस ने, बताया जा रहा है रायबरेली पुलिस थी, और उस पुलिस ने बदसलूकी की है, बगैर वारंट बगैर इजाज़त घर के अंदर दाखिल हुए। क्या था पूरा मामला, बात करने के लिए मुनव्वर राणा की सुपुत्री सुमैया राणा हमारे साथ है। सुमैया जी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? कल रात तकरीबन 1:15 बजे बहुत सारे पुलिस की वर्दी में और कुछ सादे कपड़ों में भी लोग थे, और वो पहले इस जगह दाखिल हुए जहाँ अभी आप बात कर रहे हैं खड़े, यहाँ क्योंकि ये पापा का एरिया है, यहाँ रहते हैं, अंदर लाइब्रेरी है, इसमें चले गए। कुछ लोग चले गए ऊपर घर में, और घर में इत्तेफाक से कोई नहीं था, बच्चियाँ थी, मेरी बेटियाँ थी और मेरी बहन की बेटियाँ थी। इसके बाद जब उन बच्चियों ने अपोज़ किया कि आप घर में ऐसे कैसे चले, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बच्चियाँ हैं और कोई हम लोग क्रिमिनल या हिस्ट्री शीटर तो है नहीं कि ये सब कभी देखा होगा। तो जब ये आने लगे तो एक बच्ची, उसमें भांजी मेरी वीडियो बना रही थी कि आप इस तरह नहीं कर सकते। तो उसके बाद इन्होंने उसके साथ बदसलूकी की, बेडरूम तक चले गए, पूरा अंदर जो मेरी भाभी का कमरा था और मेरी मम्मी का, सब जगह। उसके बाद जब लेडी कांस्टेबल की बात पूछी गई तो इन्होंने शायद हुसैनगंज थाने से एक लेडी कांस्टेबल बुलाई थी। शी वॉज जस्ट अ डमी, वो एक साइड में खड़ी हुई थी। और उसके बाद इन्होंने पूरे घर में जा करके, मेरे घर के मेन डोर से लेके और अंदर तक CCTV कैमराज लगे हुए हैं, ये सब कुछ प्रूवन है, प्रूव हो जाएगा। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मुझे इस बात का ऑब्जेक्शन है। पुलिस आई, ठीक है, आप आते, आप किसी आतंकवादी, चोर, उचक्के या आप किसी हिस्ट्री शीटर के घर नहीं आए थे। आप एक सम्मानित व्यक्ति, एक सम्मानित शायर के घर आए थे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय विख्याति जिनकी है, जो विख्यात हैं अपनी शायरी के हवाले से, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने मुल्क का, अपनी शायरी, अपनी कलम के हवाले से नाम रोशन किया था। आप वहाँ आए भी थे, और आपके काम में अगर हम बाधा डालते तब तो आप ये काम कर सकते थे, लेकिन आपने आते ही ये कौन सी बात की थी? ये तो बहुत अनलॉफुल एक्ट है पुलिस का, और ये बात सवालिया निशान बहुत बड़ा छोड़ के गए हैं कि अगर ये हमारे साथ ऐसा कर सकती है पुलिस, तो यूपी के और लोग किस तरीके से इनके साए में जिंदा होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पुलिस से आपने पूछा कि वो किस मुतल्लिक आए हैं? कोई बिल्कुल नहीं, वो बात नहीं कर रहे थे, मुस्तकिल बदतमीज़ी कर रहे थे। और उसके बाद मैंने एक को से बात की, एक कोई वो सादे कपड़ों में थे, पता नहीं। पहले देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब मेरे घर में रात में 1 बजे दाखिल होने वाले लोग, जो कुछ वर्दी और बिना वर्दी के थे, मैं पहले ये कैसे मान लूँ कि वो पुलिस के लोग थे? वो वर्दी में गुंडे थे या गुंडों की शक्ल में पुलिस थी, पहले तो ये तय होना बाकी है। क्योंकि जिस तरीके से जो उनका मॉडस ऑपरेंडी था, वो जिस तरह घर में दाखिल हुए थे, मुझे नहीं लगता कि पुलिस महकमा इसकी इजाज़त देता होगा, और अगर ये कर रहे हैं तो ये सरासर गुंडे ही कर रहे हैं। तो ये थी सुमैया राणा जो बता रही हैं कि कहाँ की पुलिस थी, कौन थे, इनको बताया भी नहीं गया कि वो घर के अंदर क्यों दाखिल हुए, लेकिन मांगने पर भी उन्होंने, कहने पर भी वारंट नहीं दिखाया। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कल क्या पुलिस आपके पास आई थी, आपके घर में दाखिल हुई थी? नहीं मालूम कि वो पुलिस थे कि बदमाश थे। 2-3 वर्दी पहने हुए थे, वर्दी बाजार में बिकती हैं, नकली लोग वर्दी पहन के घूमते हैं। 40-50 लोग बगैर वर्दी के थे। मुझे नहीं मालूम कि पुलिस गुंडे लेकर के चलती है, गुंडे किराए पर रखने लगी है, तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं। मैं पूछता रहा उन लोगों से, आप बता। मैं अपना शायर होने के नाते, हुजूर, जनाब, श्रीमान, तशरीफ़ लाइए, बैठिए, बताइए क्या बात है। 1 बजे रात में मैं यहाँ बीमार ऊँट की तरह मैं मर रहा था। मैंने दवा भी, दिन भर यही सब टेंशनबाजी चलती ही रही कि 1 बजे रात में आया और दरवाज़ा बड़बड़ाया। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं जो जा करके दरवाज़ा खोल सकूँ। एक मुलाजिम है मेरा जो मुझे पकड़ के बाथरूम या कहीं भी ले जाता है। दरवाज़ा खोला गया, 2-3 लोग आए, मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा बताइए क्या बात है, बैठिए, क्या कोई परेशानी? तो कुछ बोलने की ना उन्होंने, आखिर तक वो मेरे पास आए नहीं। मैं उनसे ये कहता रहा, मैंने कहा कि देखिए, अगर कोई ऐसा आप अपने स्टार बढ़वाना चाहते हैं तो आप मुझे ले चलिए, पकड़ लीजिए। साहब ये तो गुंडागर्दी है, इसमें फिर आप मुझे ले चलिए, किसी झाड़ी में मार के फेंक दीजिए। और आप नहीं मारेंगे, आज मैं चिट्ठी लिखूंगा मैं अभी
कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मेरा कोई जो 70 बरस का जो कैरियर है वो कोई मुजरिम का नहीं है। हमारे बेटे के खिलाफ कोई भी FIR नहीं है। हमने इस देश का, लोग कहते हैं कि गौरव बढ़ाया है। हमने इस देश को लूटा नहीं है। हम यहाँ इस मुल्क में अगर हम आए थे तो हम यहीं दफन हो गए। हमारे बुजुर्गों की कब्रें यहीं हैं। एक मामला जो बताया जा रहा है, रायबरेली में आपके बेटे ने कोई FIR दर्ज करवाई थी, अपने ऊपर हमले की फायरिंग हुई थी। अब पुलिस की जांच में ऐसा सामने आ रहा है कि वो फर्जी मामला था, उन्होंने खुद अपने ही लोगों से खुद पे हमला करवाया था सिक्योरिटी लेने के लिए। क्या जानकारी आपको? देखिए, ऐसा है कि फर्जी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत करती है, पुलिस करती है, तफ्तीश करती है। लेकिन इस गुंडागर्दी की हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं। सिर्फ हम गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ हैं। बाकी पुलिस इतनी होशमंद है, तो जब उनको मालूम है एक मामला चल रहा है तो उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ ये FIR भी की गई, तो उनके साथ क्या है, उनको बुलाया, उनको गुड़ खिलाया, लड्डू खिलाया और छोड़ दिया। आपने उनसे तो पूछा नहीं, आप उनसे भी पूछते। और मालूम हुआ कि यहाँ वो दबिश दे रहे हैं आप मेरी इज्जत को खाक में मिलाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हम एहतजाज करते हैं, हम अपने ज़िंदा होने का सबूत देते हैं। हम लहरों के साथ नहीं बहते हैं, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं। हम लहरों के ख़िलाफ़ बहते हैं। तो हुकूमत, जब बीच में एक मुकदमा मेरे ऊपर कायम किया गया, तो जब कोई नहीं मिला तो एक दरोगा से मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पूरी ज़िंदगी एक तो किसी पार्टी के हैं नहीं, हम शायर हैं, शायर की हैसियत से मरना चाहते हैं। हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी की हैसियत से मरना चाहते हैं। एक बात ये बताइए, जैसा पुलिस कह रही है अगर बेटे की आपकी कुछ गलती निकलती है तो आपका स्टैंड क्या होगा? नहीं, अगर बेटे की गलती निकलती है तो जाहिर सी बात वो मुकदमा दर्ज होगा, उसको जो भी अदालत फैसला करेगी वो ठीक है। तो ये तो अगर हमसे वो क्या भाई, उन्होंने अभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया ना। मेरा वो एक शेर है, वो आज मेरे ऊपर आ गया कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। सुना है कि उसके कुछ दोस्तों को पकड़ के मारपीट करके उन्होंने उन लोगों से पूछा है, नाम पूछा, ये किया वो किया। भैया आप मुझे फ़ोन कर देते, मेरे पास आ जाते, मैं हाजिर करवा देता, उसमें क्या है। ये थे मशहूर शायर मुनव्वर राना, जिन्होंने एक बात साफ की है कि अगर मेरे बेटे की कहीं कोई गलती भी है तो जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कल रात को पुलिस पेश आई है उसको किसी भी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18। योगी आदित्यनाथ का पुतला नजर आतिश करने वाले समाजवादी पार्टी के 3 कारकुनान पर मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने तीनों मुल्जिमान की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए इनको फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म दिया है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले फूलचंद यादव, आशुतोष अघरी और सूरज सिंह ने एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान योगी आदित्यनाथ का अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की थी। इन तीनों के खिलाफ चित्रकूट पुलिस ने मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज किया था। समाजवादी पार्टी के तीनों कारकुनान गुज़िश्ता 18 मार्च से इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। चित्रकूट के थाना करवी क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने के मामले में 3 सापा कार्यकर्ता आशुतोष अघरी, सूरज सिंह और फूलचंद यादव को, जिनके खिलाफ धारा 147, 188, 269, 341, 124A IPC व 66 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्हें 17 मार्च 2021 को जेल भेजा गया था। इनकी जमानत माननीय न्यायमूर्ति सुमित कुमार ने आज स्वीकार कर ली है और सभी को जमानत पर रिहा करने का आदेश किया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में मजहब तब्दीली के मामलों को लेकर दाएं बाजू सियासी जमातों की ज़ैली और दीगर कई मजहबी हिंदू और सिख तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में मेरठ में भी हिंदू जागरण मंच, ABVP, विश्व हिंदू परिषद के साथ राष्ट्रीय संगत ने मुश्तरका तौर पर कमिश्नरी से लेकर कलेक्ट्रेट तक एहतजाजी रैली निकाली और सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम पेश करते हुए मजहब तब्दीली के खिलाफ सख्त कानून बनाकर जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में नाफिज किए जाने का मुतालबा किया।
महोदय को ज्ञापन है लफ्ज़ियात धर्मांतरण को लेकर, जो कश्मीर में घटनाएं हुई हैं उन सबको लेकर पूरे देश में कानून बनाने की मांग की जा रही है। पूरे देश में कानून बनना चाहिए। कश्मीर में जो सिख समुदाय के साथ जो हुआ है, उस सिख समुदाय के साथ जो हुआ है वो समझ लिए हिंदू समाज सिख समुदाय का पूरा हर तरीके से सिख समाज का समर्थन करेगा और इस पर कानून की मांग है पूरे देश भर के अंदर। हमारे धर्मांतर के लिए योगी जी कार्य कर रहे हैं और पूरे देश में लफ्ज़ियात कानून लागू होना। यूपी के असेंबली चुनाव में गर्चे अभी 6 माह का वक्त बाकी है, तहम सियासी पार्टियां अभी से असेंबली चुनाव की तैयारियों में जोरों शोर से जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव में अपनी शराकतदारी को यकीनी बनाने के लिए कारकुनान के साथ मीटिंगें कर रही है। पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने इलाहाबाद में पार्टी कारकुनान के साथ असेंबली चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी के मकामी सदर डॉक्टर अल्ताफ अहमद का कहना है कि आम आदमी पार्टी जात पात और मजहब की सियासत के बजाय यूपी चुनाव में लोगों के बुनियादी मसाइल पर चुनाव लड़ेगी। मॉडल है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम तो इसी मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे और इसी से जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अभी तक जितनी भी पार्टियां आई हैं सब ने जाति और धर्म की राजनीति की है, लेकिन आम आदमी पार्टी का मुद्दा होगा फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य पर, और जनता इन सब चीज़ों पर बहुत पसंद कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता हम लोगों को उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने जिन नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी थी, इन्हीं नारों का इस्तेमाल अब उत्तर प्रदेश में होने लगा है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के साबिक शहर सदर और कौल असेंबली हलके से टिकट के दावेदार अज्जू इसहाक ने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हैं, जिसमें लिखा गया है कि अब यूपी में खेला होबे। अज्जू इसहाक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है, इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी पसमानदा नौजवान और बेरोजगार बीजेपी के साथ खेला करेंगे। इसका उद्देश्य नहीं है, ये एक संदेश है कि जिस तरह से बंगाल के अंदर इनको भाजपा के लोगों को जो है वो 2021 के अभी चुनाव जो हुए हैं उसके अंदर इनको हार का सामना करना पड़ा है, उसी तरह से 2022 के चुनाव के अंदर भी इनके लिए संदेश यही है। 2022 में कैसे खेला होगा? 2022 के अंदर पिछड़ी जाति और समस्त नौजवान और बेरोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए जा रहा है और भाजपा को सत्ता से हटाने जा रहा है। पूरे मुल्क को हिलाकर रख देने वाले बिकरू वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस की टीम के 8 पुलिस एहलकारों को विकास दुबे और इसके साथियों ने हलाक कर दिया था। 1 साल कबल मारा गया विकास दुबे पुलिस रिकॉर्ड में अभी भी जिंदा है। थाना शिवली में विकास दुबे के नाम का पोस्टर अभी भी मफरूर मुलजिम के तौर पर लगा हुआ है। देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनने वाला बिकरू गांव और विकास दुबे का कांड आज 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन आज भी विकास दुबे पुलिस के कागजातों में जिंदा है, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आज भी उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन सका है। वहीं चौकियों में उसके नाम के वांछित बताकर पोस्टर लगे हुए हैं। कानपुर से संदीप सविता। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में भी मरीजों को मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा था। इन्फेक्शन के तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए हस्ब ज़रूरत ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज में 2 नए ऑक्सीजन प्लांट की तामीर का काम शुरू हो चुका है, जिनमें एक प्लांट डीआरडीओ और दूसरे प्लांट के इंस्टॉलेशन का काम टाटा कंपनी के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए हमारे यहाँ 2 ऑक्सीजन 3 सेक्शन हुए हैं। अभी तीसरे का कौन सी कंपनी लगाई उसका निर्धारण नहीं हुआ, लेकिन 2 का निर्धारण हो चुका है। उन दोनों का सिविल कार्य आरंभ हो गया है। एक जो सिविल कार्य एक यूपी पीसीएल कंपनी करा रही जो टाटा वाले लगाएंगे, और दूसरा NHI के द्वारा सिविल वर्क हो रहा, उसमें डीआरडीओ द्वारा ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाया जाएगा। ये दोनों ही लगभग 1000 LPM के होंगे। कोरोना वबा की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी का शिकार होकर बदतर हालात से गुजर चुके मेरठ मेडिकल कॉलेज में अब
2 नए ऑक्सीजन प्लांट का कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जिनको जिस प्लॉट पर इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है और इसको टाटा कंपनी के ज़रिए यहाँ पर प्लांट का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। और यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन जो है वो इस प्लॉट का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको कंप्लीट कर रही है। जो मेडिकल कॉलेज इंतज़ामिया उसके मुताबिक यहाँ पर 15 जुलाई तक इस कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद टाटा कंपनी के जो इंजीनियर हैं वो यहाँ आकर ऑक्सीजन का इंस्टॉलेशन का काम, प्लांट का इंस्टॉलेशन का काम करेंगे। मेडिकल इंतज़ामिया और जो सरकार की तरफ से कोशिशें हैं वो की जा रही हैं और प्लांट के इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है और जल्द ही यहाँ पर प्लांट का इंस्टॉलेशन कर दिया जाएगा। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के उस्ताद प्रोफेसर निशात फातिमा को उनकी मामूल की जिम्मेदारियों के साथ यूनिवर्सिटी के मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी का कारगुजार लाइब्रेरियन मुकर्रर किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख में प्रोफेसर निशात पहली खातून हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। गौरतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख़वातीन को हर मैदान में आगे बढ़ाने के ताल्लुक से भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के जरिए की गई इस तकर्री को देखा जा रहा है। देखिए, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है और हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं अपने वाइस चांसलर साहब के लिए कि उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी है और मैं इसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये एशिया की इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, एशिया की बिगेस्ट लाइब्रेरी है ये। इसमें कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी में। और इस लाइब्रेरी में अब तक कोई फीमेल लाइब्रेरियन नहीं आया था और ये जो ज़िम्मेदारी है वो मुझे दी गई है, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और ये है कि एक जो विमेन एम्पावरमेंट का हमारी कंट्री का एजेंडा है, हमारे पीएम का एजेंडा है और हमारे वाइस चांसलर साहब भी काफ़ी इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देते हैं, तो उसको देखते हुए मैं इस जिम्मेदारी को मैंने लिया है और मैं बखूबी इसको निभाने की कोशिश करूँगी आगे। नेशनल हेल्थ मिशन वजारत सेहत हुकूमत हिंद की जानिब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी शोबे में चलाए जा रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 3 सालों में 200 के करीब बच्चों का कामयाब ऑपरेशन किया गया है। खास बात यह कि ऑपरेशन पूरी तरह मुफ्त है और इसमें मरीज को सिर्फ खून का इंतजाम करना होता है। पैदाइश से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से चलाए जा रहे हैं इस प्रोग्राम में तमाम उत्तर प्रदेश से मरीज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचकर फैजियाब हो रहे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग पिछले 3 सालों में लगभग 200 बच्चों की सर्जरी करी हैं और ये सारी सर्जरीज निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पेशेंट के लिए। पेशेंट को सिर्फ ब्लड डोनेट करना पड़ता है और इसमें हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चे आ रहे हैं और 200 बच्चों की तो हार्ट सर्जरी हुई है। इनके अलावा 400 बच्चे ऐसे हैं जिनके दिल में छोटे सुराख थे या थोड़ी परेशानी थी, तो उनका इलाज जो है छल्ले के ज़रिए हो गया। हम इसको कानपुर में हॉस्पिटल लगाए कार्डियोलॉजी से उसमें लेके गए तो उन्होंने बताया इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसके 3-4 छेद हैं, बाल भी दबा है, प्लस इसके एक दिल दाहिने तरफ है, आउटसाइड है। तो हमने विनोद दीक्षित हॉस्पिटल में इसे दिखाया तो उन्होंने यहाँ के लिए इसे रिफ़र किया। फिर हम इसको लेके आए तो इसकी दवाई यहाँ चली है 3 महीने 6 महीने, तो यहाँ उससे बहुत फ़ायदा मिला। पलटी होती थी, बुखार आता था, पसली चलती और सांस लेते था यूँ करके। ऐसे सांस हम दवा दिलाते थे इसे रोजीना निमोनिया की ले पे। फिर हमने सोचा इसका एगो चेकअप करवा लें वहाँ सावित्री हॉस्पिटल छर्रा में, उसमें हमने एक्सरे करवाया, उसमें मालूम पड़ा। क्या पता था? उन्होंने किया कि इसके दिल में छेद है। फिर क्या करा? हम फिर यहाँ पे आए।
बिहार के महकमे अक़लीती फलाह ने दावा किया है कि आइंदा 3 माह के अंदर अक़लीती मंसूबों का रिजल्ट लोगों को दिखाई देने लगेगा। अक़लीती फलाह के वज़ीर जमा खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि रिहायशी स्कूल मंसूबे को ज़मीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर का कहना है कि 6 अज़ला में इस ताल्लुक से काम शुरू हो गया है और मज़ीद 12 जगहों पर अक़लीती रिहायशी स्कूल के क़याम का मामला ज़ेर गौर है। जमा खान ने यह भी कहा कि अक़लीती हॉस्टल समेत कर्ज स्कीम को सही तरीके से लागू कराने की कोशिश की जा रही है। जानकारी देना चाहता हूं, अब 6 जगह बन रहा है, 4 जगह क्लियर हो गया है, जिसमें हमने देखा उद्घाटन भी हो गया है और 12 जगह का पेपर आ चुका है। बहुत जल्द उसमें काम लगेगा। कल भी मैं इसमें बैठक किया था, आज भी मेरा 2 बजे बैठक है। हॉस्टल की बात थी, कई जगह हॉस्टल का मामला था जो अधूरा था, लगभग 16 जगह लगभग अधूरा था, जो कि उसको भी पूर्ण करने के लिए हम तेज गति कर दिए हैं। आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूं कि जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी में मैं रात दिन लगा हूं। निश्चित तौर पर जो जिम्मेवारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो ईमानदारी से मैं कर रहा हूं, करूँगा भी। रहा साल ऋण योजना है, उसमें भी 5 करोड़ से ऊपर पैसे उनको मिल गए हैं, रुपये मिल गए हैं, हर जिला में वितरण कर दिया गया है। आगे भी फिर मैं बैठक कल किया हूं, इसी पे ऋण पे बैठक चल रही है, काम भी चल रहा है। निश्चित तौर पर 2-3 महीने में आपको निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट मिलेगा। दरभंगा पार्सल धमाके के मुलजिम इमरान मलिक और नासिरुल मलिक को ब्योर जेल मुंतकिल कर दिया गया था। आज दोनों को हैदराबाद से लाया गया था और अदालत में पेश किया गया। एनआईए को दोनों 7 दिन के रिमांड में भेज दिया गया है। एनआईए ने इन दोनों पर यूएपीए एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है। मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आज दोनों को, इमरान और जो नासिर है, दोनों को पेश किया कोर्ट में। कोर्ट में लंबे समय तक जो है कि पेशी हुई है, क्या कुछ रहा कोर्ट में? जी, कोर्ट में यही रहा कि जुडिशल कस्टडी में भेजा गया। उसके बाद एनआईए के द्वारा उसको 10 दिन का रिमांड मांगा गया, 7 दिन मंजूर किया गया है और साथ में एक पिटीशन एनआईए के द्वारा यहीं दिया गया था कि चूँकि बहुत सारे एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व हैं, एंटी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इनका तार बहुत आगे तक है। उसका अध्ययन करने के बाद और अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने यूएपी की दोनों धाराओं को, एक्ट की धाराओं को 16 और 18 को जोड़ने का आदेश दिया। एक बात ये है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव मिले थे, सब पर सिग्नेचर कराया गया। यूएपीए एक्ट लागू करने से पहले जो मेंशन करना था यूएपीए एक्ट, उससे पहले दोनों ही एक्यूज जो थे आरोपी, उनसे सिग्नेचर कराया गया। साथ ही जो है 10 दिनों की अर्जी आप लोगों ने लगाई थी, 7 दिन मिले हैं। आगे क्या फिर अर्जी लगाई जाएगी? आगे के बाद तो जो अनुसंधान में आएगा पदाधिकारी समझेंगे, उसके बाद तो एनआईए के वरिष्ठ पदाधिकारी समझेंगे वो। लेकिन हम लोग कोर्ट में जो कोर्ट से संबंधित है, कोर्ट में जो मामला आएगा नासिर जो है, नासिर इकबाल, उसने कुछ अपने सफाई में कुछ कहा? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा। तो चलिए, ये एनआईए के स्पेशल पीपी हैं मनोज कुमार, जो बता रहे थे कि तकरीबन जो है लगभग 7 घंटे का वो वक्त रहा जब एनआईए के कोर्ट में जो है इन आरोपियों को पेशी के बाद तमाम एग्जीबिट जो थे उस पर सिग्नेचर लिए गए। यूएपीए एक्ट को लेकर के जो धाराएं हैं वो मेंशन किया गया और उसके बाद जो है इन दोनों को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत दिया, जिसके बाद एनआईए के जो वकील हैं उनके तरफ से 10 दिनों की रिमांड अर्जी लगाई गई, जिसके बाद न्यायालय ने 7 दिन का रिमांड जो है वो मंजूर किया। और अब ये दोनों, इमरान और नासिर जो है वो एनआईए के गिरफ्त में है। एनआईए इनसे जो है कस्टडी में है। एनआईए इनसे जो है वो पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान क्या बातें सामने आती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के सीवान में एक नौजवान को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। हसनपुरा थाना इलाके में एक नौजवान को नामालूम अफराद ने जिंदा जलाया और नीम मुर्दा हालत में छोड़कर फरार हो गए। नौजवान को एक इलाकाई सहाफी बताया जा रहा है। नीम मुर्दा हालत में पुलिस ने इसे अस्पताल में दाखिल कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अचानक सूचना मिला कि एक आदमी करौली 3 मोहाली पर, चौमुहाली पर जला हुआ स्थिति में गिरा हुआ है। यहाँ क्यों जला दिया है, अजीज परिस्थिति में
हम लोग तत्काल आए और प्राथमिक स्वास्थ्य के जलालपुर के डॉक्टर को, चिकित्सा पदाधिकारी को सूचित किए कि तत्काल एक एम्बुलेंस भेजा जाए जिसमें गैस सिलेंडर उपलब्ध हो। इसका एक आई कार्ड मिला है जिसमें प्रेस रिपोर्टर लिखा हुआ है और इसकी नाम से है, उसको भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर प्रदेश में फॉलो कर चुके हैं। सीतामढ़ी और शिवहर अजला में बागमती नदी के सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बारिश के बाद सैलाबी पानी शहर के निचले इलाकों में दाखिल हो गया। हमारे नुमाइंदे ने तमाम हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी सुरतल जो NH 104 है उस सड़क पर, और आप तस्वीर देख सकते हैं बाढ़ का पानी और सड़क पर तेज गति से बह रहा है और आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग काफी मुश्किलों में हैं और पिछले लंबे अरसे से यही स्थिति बनी हुई है। जब बाढ़ की त्रासदी आती है तो NH 104 का यह दृश्य उत्पन्न हो जाता है और लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि आने जाने का कोई साधन नहीं बचता है और लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है। NH 104 यह वह सड़क है जो भारत को नेपाल से सीधे जोड़ती है। बहुत परेशानी है सर। किस तरीके से? पानी के लेकर के अभी तो काम चल रहा है रोड का ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा परेशानी है। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। बताइए सर क्या परेशानी हो रही है आप लोग? बहुत ज्यादा परेशानी है, बाढ़ में हर साल का यही है तो